नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। एचएनएन के स्टूडियो में खास मुलाकात के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके बीच। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं डॉक्टर किरण डंगवाल, जो कि मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं और अभी हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर में समाज शास्त्र और समाज कार्य की विभाग अध्यक्ष हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब थैंक यू सो हमारे मच। कार्यक्रम में। थैंक यू। और ख़ास मुलाकात में हम बात आपके साथ बहुत ज़्यादा करेंगे साहित्य, अपनी संस्कृति और तमाम चीज़ों को लेकर, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हाल ही में उद्भव, जो एक जानी मानी संस्था है, उद्भव ने 2024 में डॉक्टर किरण जी को बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें सम्मान के साथ अलंकृत किया। इसके लिए भी आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। जो उद्भव संस्था है, 2024 सम्मान आपको मिला है, उसी से शुरुआत कर लेते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं और कौन सी वो चीजें थी जिसके लिए आपको पूरे देश में चुना गया? जी, उद्भव जो संस्था है, ये पिछले 29वां ये समारोह था जी। और हर वर्ष इसमें क्षेत्रों में काम करने वाले, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है और संस्कृति है, कला है, पत्रकारिता है, जी। तो न्याय है, तो इन क्षेत्रों में जो काम करते हैं विशेष रूप से उनके लिए दिया जाता है। जी। तो जब मैंने इसमें अप्लाई करा तो उन्होंने मुझे, ये काफ़ी दिन हो गए 5-6 महीने, तो मैंने अपने बायोडाटा भेजा। तो ये मेरा सौभाग्य ही होगा कि उन्होंने मुझे इसके लिए समझा। जी। मैं समाज शास्त्र और समाज कार्य में, जैसे आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, मैं प्रोफेसर हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट श्रीनगर गढ़वाल मेन कैंपस में हूँ। और महसूस तो बहुत अच्छा हो रहा है और इतनी मीडिया की कवरेज और ये सब कुछ मैं इतना नहीं सोचती थी बिफोर इसके। और थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा था, तो पहले मैंने उन लोगों को मना कर दिया। अच्छा। तो फिर मैं जब देहरादून आई तो फिर सोचा कि जब देहरादून तक आ गई तो मैं चली जाऊं। और मैं वास्तव में चेकअप के लिए आई थी, लेकिन मैं देहरादून, वहाँ दिल्ली गई तो दिल्ली में के त्रिवेणी हाउस में ये कार्यक्रम हुआ। और वहाँ पर जो हमारे मुख्य अतिथि थे वो आलोक कुमार जी हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू सम्मेलन के अध्यक्ष हैं। और जो अध्यक्षता कर रहे थे वो श्री न्यायमूर्ति जी, बालकृष्ण न्यायमूर्ति जी, जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। तो उनके साथ साथ बहुत सारे वकील, मतलब न्याय वाले क्षेत्र से, जैसे कि बहुत सारे लोग आए हुए थे, साहित्य के क्षेत्र थे, तो उन लोगों को मिला। तो इसमें 11 लोगों को पुरस्कार मिला। 2000 सामाजिक सांस्कृतिक 2024, उद्भव सामाजिक सांस्कृतिक 2024 का सम्मान। तो उसमें जो इस समय जो मिला है वो मिला है शिक्षा जगत में, स्वास्थ्य में, क्योंकि डॉक्टर्स यहाँ पे काफ़ी थे, जो कि नाम 11 है, मैं आपको बता सकती हूँ। और जो कि आपने शायद न्यूज़ में भी पहले लगाया था और पेपर में आ भी रहा है। और शिक्षा बता दिया, स्वास्थ्य बता दिया, न्याय बता दिया, और साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जिनका विशेष योगदान है। इसमें जो एक अमेरिका से जो एक इंद्रजीत जी है वो आए थे, और वो जो है व्हाइट हाउस में कवि सम्मेलन कराते हैं। और वो मूल रूप से भारतीय समाज के, भारतीय मूल के हैं, और वहाँ पर अमेरिका में व्हाइट हाउस में कवि सम्मेलन कराते हैं। तो उन्होंने जो हमारे पुरस्कृत व्यक्ति हैं सबको इनवाइट भी करा है कि आप लोग आइए, आपका खाना पीना रहना सब फ्री होगा। तो देखिए, अगर मौका मिलता है तो जानने की कोशिश करूँगी। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा, मतलब अच्छा इस सेंस में लगा कि मुझे कितनी खुशी है, इसका पैमाना तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं, कुछ तो ऐसे हैं कि मैं उनकी शक्ल भूल गई हूँ। और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे फिर बड़े हो जाते हैं, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी मेरी अध्यापन में हो चुकी है। मैं 2086 से मैं पढ़ा रही हूँ, तो बच्चे मतलब बड़े हो गए और मैं किसी को वास्तव में नहीं पहचान रही हूँ, क्योंकि नाम भी इतने याद नहीं रह जाते, क्योंकि पीढ़ियाँ निकल जाती हैं। जी, तो वो कितना खुश है और उनको देख के मैं कितना खुश हूँ, मैं इसका अंदाजा नहीं लगा सकती। और एक गर्व की बात है, खासतौर पर आपके स्टूडेंट्स के लिए भी और उत्तराखंड के लिए भी। डॉक्टर किरण, इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब ये सफ़र यहाँ तक पहुँच गया है, एक सम्मान तक और एक बड़े सम्मान तक, मैं उस सफ़र की भी यहाँ पर जानना चाहूँगा कि जो शिक्षण का जो प्रारंभ था वो किस तरीके से हुआ, क्या वो परिस्थितियाँ थी और कैसे फिर वो सफ़र आगे बढ़ता रहा? ठीक है, मैं पौड़ी में मेरा जन्म हुआ जी, और मेरे फादर जो है कलेक्ट्रेट में जॉब करते थे जी,
वहीं से मेरी शिक्षा शुरू हुई। और जो राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी में, सरकारी राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी में है, वहाँ से मैंने शिक्षा ग्रहण करी। उसके बाद हम बहुत छोटे थे तो विश्वविद्यालय आंदोलन चला। तो मुझे याद है कि मैं 3rd 4th में रही होंगी। अच्छा। और जो लीडर्स थे वो आंदोलन चल रहा था विश्वविद्यालय के लिए। बस मुझे इतनी याद है कि हम उस जुलूस में गए और बोलते थे कि विश्वविद्यालय लेके रहेंगे। विश्वविद्यालय का अर्थ पता नहीं था, और ना मुझे ये पता था कि मुझे यहाँ आना है। तो वो हम बड़े खुश होते थे कि अब पढ़ना नहीं पड़ेगा, घंटी बजाएंगे नेता लोग और हम फिर जुलूस में जाएंगे, और हम गए। अच्छा। और उसके बाद फिर इंटर मैंने वहाँ से करा, और मेरे रहते रहते वहाँ पर डिग्री कॉलेज खुल गया। डिग्री कॉलेज खुला तो उसके बाद जो मेरी बड़ी सिस्टर्स थी उन्होंने वहाँ पे शिक्षा ली, को एजुकेशन था वो। वैसे तो पहले भी स्कूल्स थी पौड़ी में, मैसमोर इंटर कॉलेज था, GGIC थी, DAV था, अच्छा था, कमिश्नरी हेडक्वार्टर था, तो पौड़ी में सभी लोग, बहुत अच्छा माहौल था। और थोड़ा पारिवारिक जो मेरा वातावरण था वो शैक्षिक था। मेरे ग्रैंडफादर भी टीचिंग लाइन में थे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि परिवार से बहुत, मतलब पढ़ने के अलावा कुछ भी नहीं, काम भी करा घर का, और पढ़ाई के साथ साथ जो है फादर कहते थे कि फेल हो जाओगे तो पढ़ाई बंद, बस इतना सुना है। बाकी ऐसा फोर्स नहीं करते थे, ना कभी ये बोला कि क्या सब्जेक्ट लो, पर पढ़े लिखे थे, बैकग्राउंड पढ़ा लिखा था। और ज्यादा लोग शिक्षा के क्षेत्र में और रक्षा के क्षेत्र में। अच्छा। क्योंकि आपने देखा कि पहाड़ में हमारा जो ज्यादातर बैकग्राउंड रहा है वो रक्षा के क्षेत्र में, और महिलाएं घर में रहती थी। अब चाहे हम कितना भी बोले, लेकिन पहाड़ की महिला एम्पावर तो रही हैं, क्योंकि हमेशा उसने संभाला है, पूरे परिवार को संभाला है। जन्म तो प्राकृतिक है, देना है, लेकिन उसके बाद परवरिश करना, और पुरुष के बिना मतलब वो लोग क्षेत्र में काम है, देश के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है महिलाओं के लिए कि कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। क्योंकि सुरक्षा जगत में आप देखते हैं कि अगर हम सुरक्षित नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। जी। तो वो कर रहे हैं, लेकिन उनको हकीकत में पता नहीं है, महिलाओं को इतना पता नहीं है। तो इसलिए महिला यहाँ की एम्पावर रही हैं, जितना मुझे यहाँ रह करके पता चला। फिर मैंने BA करा पौड़ी कैंपस से, हमारे विश्वविद्यालय का ही कैंपस है। और फिर मैं 91 में मेरे को 80 में मैं श्रीनगर आ गई थी, और 81 82 में मैंने वहाँ से समाजशास्त्र विषय लेकर के मैंने MA किया। तो तब मुझे पता नहीं था कि समाजशास्त्र विषय क्या है, क्योंकि मेरा सोशल साइंसेज में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं थी। अच्छा। मेरा कल्चर में था, और साहित्य में था, लिटरेचर में था, गेम्स में मेरा था। अच्छा। लेकिन मैं घर में छोटी थी तो फादर कहते थे छोटी है। म्यूजिक में मेरा इंटरेस्ट था। अच्छा। लेकिन मुझे वो वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं मिले, तो मैंने फिर भर दिया ऐसे ही। तो जब मैं श्रीनगर आई तो BA को पढ़ते मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। फिर BA मैंने पौड़ी में करा। उसके बाद फिर श्रीनगर में MA में आई। तो MA में मैंने जब समाजशास्त्र किया, कि साथ साथ फिर उस समय यूनिवर्सिटी का बहुत पीछे सेशन थोड़ा चल रहा था। तो डॉक्टर DS रावत जी वाइस चांसलर थे, तो उन्होंने सेशन को ठीक करने के लिए 3 महीने में एग्जाम कराए थे। अच्छा। तो उस सेशन 0 हुआ था, तो कई लोगों को तो नहीं मिल पाया ये मौका। तो उसमें मैं 3 या 4 महीने में, नवंबर में MA की परीक्षा हुई, और मार्च या अप्रैल में मेरी BEd की परीक्षा हो गई। तो इस तरीके से तो वो मेरा कोई गैप भी नहीं रहा। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, आपने जो रिसर्च किया, जो आपका टॉपिक रहा, वो एक ऐसा टॉपिक है जो एक मोमेंट से जुड़ा हुआ है, चिपको आंदोलन से, जो उत्तराखंड की एक अलग पहचान है, और महिला सशक्तिकरण के तौर पर उस आंदोलन को देखा जाता है। और आप एक बुक भी आपने उस पर लिखी है, इसके बारे में जरूर बताएगा कि कैसे आपको मतलब ये भी आया कि मुझे इस पर ही शोध करना है, रिसर्च का ये जो टॉपिक था। जी। तो जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने MA किया, BEd का रिजल्ट मेरा बाद में निकला, तो मेरी शादी हो गई। शादी हो गई तो मेरे हस्बैंड भी टीचिंग में हैं, रोमांस कम्युनिकेशन पढ़ाते थे, तो उनको था कि ये पढ़ ले। तो मेरे को नहीं था, इसलिए नहीं था क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत थी। तो मेरे दिमाग में एक था कि मैं कैसे घर का काम और बाहर कर संभालूंगी। तो मैंने बोला कि मैं नहीं जाऊंगी यूनिवर्सिटी। मेरा एडमिशन करा दिया एमएड में, तो मैंने मना करा, और उसके साथ साथ ही मेरे को रिसर्च में भी इनरोल करवा दिया आफ्टर एमएड। मैंने एमएड भी करा और शादी के बाद करा। पारिवारिक जिम्मेदारियां तो थी, ज्वाइंट फैमिली थी, यूनिवर्सिटी पास थी बस बहुत ज्यादा, तो मेरे को फायदा था। लेकिन वो सब जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करी, कितना मैं उसमें सफल रही मुझे नहीं मालूम, ये तो मेरी फैमिली के लोग जाने। लेकिन मेरे हस्बैंड ने जो है नहीं, लेकिन जो किसी क्षेत्र में सफल होता है वो हर क्षेत्र में हमने देखा है कि वो हर जगह अपने आप को फिट कर लेता है, तमाम किस तरह की परिस्थितियां। हाँ, बड़ी हाँ। तो उसमें फिर क्या हुआ कि मैंने जब रिसर्च किया तो उस समय ये जो मूवमेंट है, ये आपने मूवमेंट की बात करी, बहुत 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 बहुत
इम्पोर्टेंट पार्ट था। बिल्कुल। तो उसमें क्या हुआ कि आंदोलन चल रहा था और उस समय ये घटना घट चुकी थी। तो हमने जब रिसर्च करा तो सोचा क्या करें, तो बड़ा कन्फ्यूज़न मुझे हुआ क्योंकि टीवी में भी था चल रहा है। लेकिन जो मैंने फिर ये देखा कि जहाँ से ये शुरुआत हुई है, फिर चमोली क्षेत्र लिया तो और उसमें मैंने जो देखा इसमें जब ये वो घटना 1974 की है, 1974 की है और उसमें जो है 26 मार्च की है और 50 वर्ष हो चुके हैं पिछले ये भी मार्च में 26 मार्च को। और मैंने ये कोशिश करी है कि 50 वर्ष में बहुत सारे वहाँ पे कार्यक्रम हुए, तो मैंने विभाग में एक ये कोशिश करी कि मैं एक गौरा देवी सम्मान किसी ऐसे व्यक्ति को देने की कोशिश करूंगी कि जो समाज में वास्तव में काम कर रहा है। और श्रीमती शकुंतला देवी जी हैं, जो कि रिटायरमेंट के बाद उनके पति PW में थे और गांव में रह करके आफ्टर रिटायरमेंट पेड़ों का काम कर रही है। तो मैंने देखा कि वो मतलब पारिवारिक घर में उनका काम होता था, पढ़ी लिखी भी ज्यादा नहीं है। तो उनको मैंने देखा कि कितना पर्यावरण में आफ्टर रिटायरमेंट के बाद आदमी क्या करता है। लेकिन जो उनका वो देखा तो मैंने सबसे पहले मेरे को दिमाग में आया कि इनको मुझे वृक्ष गौरा देवी सम्मान देना चाहिए, वाकई में हकदार है, कि वाकई में हकदार है। और मेरी कोशिश ये है कि जो लोग आगे भी 26 मार्च को लास्ट ईयर हम नहीं करवा पाए क्योंकि होली थी, फिर अब ये 26 मार्च आएगा। तो मेरी ये कोशिश है कि विभाग में जो है हमारे कार्यक्रम होते रहते हैं कि किसी न किसी को गौरा देवी सम्मान दूंगी। और उसमें उन लोगों को मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि जो वास्तव में कर रहे हैं लेकिन वो समाज के आगे नहीं है। देखिए मैं यहाँ पे आपके सामने बैठ गई, मेरे को ईश्वर ने ये दे दिया, लेकिन मुझसे अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं और उनके बारे में मालूम नहीं है, उनके बारे में आप लोग सोच रहे हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जो वास्तव में काम करे। अब गौरा देवी जी ने ये नहीं सोचा था कि इतना इंटरनेशनल बन जाएगा, क्योंकि ये पर्यावरण से आज दिल्ली की स्थिति आप देख रहे हैं। जब हम गए तो वहाँ पे प्रदूषण है, स्कूल जो है बंद हो गई है, वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गए। और जब मैं वहाँ गई तो आंखों में मिर्ची जो कि सालों पहले लगती थी, मतलब रहना मुश्किल हो गया है। और मैंने कहा भी वहाँ पे जो सालों पहले होता था वो आज वो स्थिति हो गई है। तो पर्यावरण तो इतना महत्वपूर्ण है। अभी कोविड बहुत दूर नहीं है, जी बिल्कुल। 2020 से आपने देखा और कितने परिवारों के लोग, मतलब आप, हमारे परिवार, समाज, हम सब एक हैं और कितने लोगों की हमको हानि उठानी पड़ी। मैं बोल रही हूँ, मेरे अंदर बहुत तकलीफ हो रही है। और इसमें आपने देखा कि वो सिर्फ क्या था, ऑक्सीजन, और है ना, तो हवा कितनी महत्वपूर्ण है। तो जो हमारे भारतीय संस्कृति में भी और हमारे उपनिषदों में या हमारे ग्रंथों में जो पंच तत्व की बात करी, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, जिससे हम बने हैं। तो समीर बिना वायु के तो है ही नहीं, बिल्कुल। पानी, खाना हम थोड़े दिन रह सकते हैं, लेकिन वायु के बगैर। और कोविड बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ठीक बात है ना। तो वो, और हमारे एक भारतीय समाजशास्त्री हैं राधा कमल मुखर्जी, तो उन्होंने नेचुरल वैल्यूज की बात करी। और नेचुरल वैल्यूज में वही है कि क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरी हमारे, क्योंकि इनके बगैर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अभी हमारा है, जब कहते हैं ना कि जब किसी की डेथ होती है कि प्राण उड़ गया, प्राण मतलब ऑक्सीजन खत्म हो गया, है ना। तो उसमें ये जो हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, और जो हकीकत है, और आज अगर हमारा हिंदू कल्चर विश्वव्यापक बन है, और आज आप देख रहे हैं कि हम उस जमाने में रहे हैं कि जब दिल्ली की खबरें भी यहाँ आना बहुत देर होती थी, लेकिन आज अमेरिका में ट्रम्प साहब जीत गए हैं तो हम हमको डायरेक्ट देख रहे हैं, मैच कहीं हो रहा हम देख रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन के उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इतनी प्रगति कर ली है। और ये सब इलेक्ट्रॉनिक या जो उपकरण है वो हमारे सामने आया, टीवी हमारे सामने आया, टेलीफोन हमारे सामने आया, फिर उससे मोबाइल आया। मतलब ये क्रांति का बदलता हुआ दौर आपने देखा है पत्रकारिता के क्षेत्र में। बिल्कुल, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं, अगर ये सब देख सकते हैं, है ना। और आप देखिए कि अभी ट्रम्प साहब फिर जीते और आप देख रहे हो डायरेक्ट अमेरिका सेकंड में क्या है वो डायरेक्ट आप देख रहे हो, मैच हो रहा है आप डायरेक्ट देख रहे हो। तो इसमें मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इतना बड़ा मतलब योगदान है, क्योंकि देखिए पत्रकारिता के क्षेत्र में भी ये संस्था जो है उनको देती है, क्योंकि कुछ भी काम हो रहा है समाज में लाने का दायित्व पत्रकारिता जगत का है। और उसमें लेकिन सही रूप से और उसको उतना प्रभाव पड़े समाज में, वो उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत ठीक है। डॉक्टर किरण जी, आपके साथ बातचीत हमारी जारी रहेगी। अब मैं कुछ और भी सवाल हैं जो हम डॉक्टर साहब से करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद बातचीत आगे बढ़ाएंगे। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है खास मुलाकात में। आज हमारे साथ डॉक्टर किरण डंगवाल जी हैं। बहुत सारी बातें हम उनके साथ कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं उनसे। डॉक्टर किरण, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो आपने एक बात जिक्र किया कि म्यूजिक में आपको शौक है। हालांकि अभी तो आप पढ़ाने का कार्य कर रही हैं, शोध आप कर रही हैं, शोध करवा भी रही हैं। बहुत सारे 17 के करीब छात्रों को आपने शोध किया अभी, 18वां आप करा रही। तो म्यूजिक का आपने जिक्र किया था, और म्यूजिक में इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पर्यावरण से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे गीत हैं जी जो म्यूजिक जिनको गाया गया है और पर्यावरण को बचाने का संदेश उसमें दिया गया है। तो जब आप खाली होते हैं तो कुछ ऐसे गीत हैं जिनको आप गुनगुनाती हैं? हाँ, खाली भी होती हूँ, मिल जाता है काम करते करते भी गुनगुनाती तो हूँ। हाँ। और मैंने इंटर तक संगीत की शिक्षा ग्रहण की है। अच्छा। और अभी जब मुझे मौका मिल रहा है तो मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ। और एक मंगल गर्ल है हमारी उत्तराखंड की, नंदा सती, वो मेरे को सिखा रही हैं। वो मेरी अभी टॉपर है, वो हमारे विश्वविद्यालय की संगीत की, और वो मुझे सिखा रही हैं। वो मेरी टीचर हैं। आप सीख रहे हैं? जी हाँ, मैं सीख रही हूँ जब मुझे वक्त मिलता है। और नरेंद्र सिंह नेगी जी का नाम तो उन्होंने तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति यहाँ पहुँचाई है। तो उनके कुछ गीत हैं जी कि जो पर्यावरण पे रिलेटेड है। उन्होंने तो हर पक्ष को छुआ है, लेकिन पर्यावरण को लेकर के हैं। तो वो उनको मैं बहुत महत्व इसलिए देती हूँ क्योंकि वो सब हमारे उसमें हैं, हमारे शास्त्रों में है, संगीत में है। क्योंकि संगीत एक ऐसा माध्यम है कि बहुत जल्दी समझ आता है। साहित्य में है, अगर आप देखें साहित्य में प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत है। तो इसलिए नेगी जी या जो हमारे उत्तराखंड के जो मांगलिक गीत हैं उनमें भी जो ये हमारे पर्यावरण है उसको बहुत, जैसे पीपल है, बरगद है, उनको पूजा जाता है ना। उनको पेड़ को नहीं काटना है क्योंकि उनका रहना बड़ा, वो बहुत ऑक्सीजन देते हैं। और उनका तो वो क्या है कि साइंटिफिकली भी बहुत प्रूफ हो चुके हैं। तो पर्यावरण में है जी। अच्छा, अगर आप चाहें तो कुछ गुनगुना सकते हैं? एक्चुअल में काफी समय तो हो चुका है मेरा, फिर मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ। तो जैसे नेगी जी का एक गाना है, न काटा तो डालियो न काटा, है ना। और जो मंगल है, मंगल आप समझते होंगे, मंगल गीत जो हर शादी है, विवाह है, शुभ कार्य में गाए जाते हैं। मंगल का मतलब ही शुभ है। तो उसमें है कि जो जड़ी बूटियां हैं उनको भी थैंक्स करना है। जैसे गणेश जी को हम करते हैं, धरती को प्रणाम करते हैं, कहते हैं ना कि धरती, क्योंकि धरती में हम हैं। तो इसलिए मांगलिक गीत हैं जिसमें कि बहुत पर्यावरण का मतलब बहुत जिक्र है। दो लाइन अगर आप गुनगुनाना चाहें तो गुनगुना। कोशिश करती हूँ। जी जी बिल्कुल। तो नेगी जी का एक गीत है कि उसमें दोनों बातें हैं, महिला का भी है, पर्यावरण भी है, और जो वन रक्षक हैं उनका एक संवाद है। और वो कह रहे हैं कि इन पेड़ में मत चल। तो पारिवारिक जीवन को एक महिला ने किस तरह से करा है। और एक गाना है उनका, ना काटा तो डालियो ना काटा। और इसके अलावा जो मैं गुनगुना एक लाइन दो लाइन बता देती हूँ आपको, है ना। तो वो एक महिला के लिए कह रहा है, जो वन रक्षक है, वो कह रहा है कि न जा तो भेलू पखाण, जिदेरी घसेरी बोलूं मान। फिर लेडी कह रही है, जान दी में थे तू सरकारी बोण, गुर भैंसू मिन क्या खलाण। न जा तो भेलू पखाण, जिदेरी घसेरी बोलूं मान। बेहद खूबसूरत संवाद इसमें किया गया है और आपने उसको बेहद बेहतर तरीके से जी। और जो मांगलिक गीत है उसमें जैसे कि सबको हम धन्यवाद करते हैं। और हम समाजशास्त्र में पढ़ते भी हैं कि हम देवों के ऋणी हैं, अतिथियों के ऋणी हैं, जीवों के ऋणी हैं। तो जीव में हमारे वृक्ष भी आते हैं, उनका भी धन्यवाद है। तो एक है, दो लाइन में उसमें एक दो लाइन में अगर कर, सबसे पहले धरती को प्रणाम करते हैं। और उसमें क्या, तब हम मनोला खोली का गणेशा, तब हम मनोला डाली और बूटी, जोई डाली बूटू न धरती हरी करी, आज हम मनोला खोली का गणेश। जी, बेहद खूबसूरत। और देखिए, आपके जो शोध का विषय भी है वो भी पर्यावरण है।
जी। यानी कि अगर हम चिपको आंदोलन को देखते हैं तो सीधे तौर पर पर्यावरण से जुड़ा हुआ है गौरा देवी, और आपने उस पर शोध किया, एक अच्छा विषय आपने चुना। आपने कहा कि 17 जो विद्यार्थी हैं उनको आप शोध करा भी चुके हैं, 18वें को आप करा रहे हैं, सफर आगे बढ़ रहा है। एक महत्वपूर्ण बात मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात होती है हमारे समाज में, और आप एक बेहतर उदाहरण हैं। जिस तरीके से शिक्षा का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो, क्या एक मैसेज होना चाहिए लड़कियों के लिए खास तौर पर, कैसे वो अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, जो कठिनाइयां हैं उनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं? जी, तो जब मैंने शोध का ये विषय चुना था तो मेरे जो निर्देशक रहे हैं प्रोफेसर जेपी पचौरी जी, हमारे विभाग अध्यक्ष और पूर्व कुलपति भी रहे हैं हिमालय विश्वविद्यालय देहरादून में, तो बहुत डिस्कशन किया। तो उस समय ये बहुत रेलिवेंट था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये इतना इम्पोर्टेंट है। मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि 90s की मेरी 1990 में मेरा को अवार्ड हुई और 96 का ये डिस्कशन था, तो उस दशक में ये चल रहा था चरम पे। तो फिर ये चयन किया गया। तो मैं लड़कियों के लिए जो एक मैसेज देना चाहती हूँ कि लड़कियों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और मैं ये कोशिश करती हूँ कि जो लड़कियाँ नहीं पढ़ पा रही हैं, अब मैं तो खैर कुछ देने वाली हूँ नहीं, लेकिन कई बच्चे ऐसे आते हैं कि जिनके पास वाकई में फीस नहीं होती है, तो मैं उनको मोटिवेट करती हूँ। और जब विश्वविद्यालय में रही तो मैं छात्र कल्याण समिति में रही, गेम्स में रही, तो बच्चों के साथ मेरा स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा कोरिलेशन हुआ। और अभी मैं देख रही थी मैसेज में कि जो स्टूडेंट्स हैं, लीडर्स हैं, वो सब मैसेज दे रहे हैं, कुछ बच्चों बहुत दे रहे हैं। तो उनकी मैं अपनी खुशी तो वो है, लेकिन उन जो कितना खुश है उससे मैं ज्यादा खुश हूँ। सही बात। और इस सीखने में मेरे माता पिता, उन्होंने कभी लड़की और लड़के में कोई भेद नहीं मुझे अपने परिवार में चलाओ। रक्षा के क्षेत्र में मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड, मतलब मेरा फैमिली रक्षा और एजुकेशन। उसके बाद जब मैं स्टूडेंट्स हैं तो विद्यार्थियों से आज भी मैं सीखती हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी ये हमारा वो समय है कि टेक्नोलॉजी में हम इतना, ये सारी टेक्नोलॉजी हमारे सामने आई, चाहे आप प्रेशर कुकर देखिए, चाहे टेलीविज़न देखिए, चाहे कलर देखिए, अब टच जो है सब आ गए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि तकनीकी में हम लोग बहुत पीछे हैं। हमारी पीढ़ी की बात कर रही हूँ मैं, है ना, जो आज नई पीढ़ी है, युवा वर्ग है, तो वो जो है इन पीढ़ियों से बहुत मतलब नज़दीक है। लेकिन अभी हमको उतना टेक्नोलॉजिकली हम इतने स्ट्रांग नहीं है। लेकिन मेरे को उनको कहना है युवाओं को कि अगर हम इतना नहीं है, लेकिन जो अनुभव है, और आज युवा भारत है, आपको पता है कि हमारे सबसे ज़्यादा युवा हैं, और युवाओं को ये याद रखना चाहिए कि जो हमारी बुजुर्ग पीढ़ी है वो उस उम्र से गुजर चुकी है, अनुभव उसके पास है। आपको याद होगा गणेश जी का कि कार्तिकेय ने पूरा करा, गणेश जी ने कहा मेरे माता पिता मेरे पूरा संसार है। तो ये शॉर्टकट का मतलब ये नहीं है कि युवा पीढ़ी शॉर्टकट चले, लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनके अनुभवों को ले लें, है ना। जरूरी नहीं है कि जो ठोकर मैंने खाई है वो आप भी खाएं। अगर गड्ढा मैं बता रही हूँ तो आप उससे बच के चले जाएंगे, समय बच जाएगा, क्योंकि समय बहुत बड़ा धन होता है। तो युवा, क्योंकि युवा एक उम्र ऐसी होती है कि आज मैं सोचती हूँ कि जब मैं आपकी उम्र की रही होंगी, स्टूडेंट्स की उम्र की थी, तो मैं जितना मेहनत कर सकती थी नहीं कर सकती, आज नहीं कर सकती, क्योंकि तबीयत खराब हो जाएगी उम्र के हिसाब से। और 2026 में मैं सेवानिवृत्त हो जाऊंगी, क्योंकि अब मैं उसके बाद शोध कार्य वैसे नहीं करवा सकती। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 65 उम्र है, और 2026 को मैं सेवानिवृत्त हो जाऊंगी। और ये जो सम्मान मुझे मिला है, इन्होंने जो है मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। तो मैं तो सोच रही थी अपने संगीत में, साहित्य में, क्योंकि जयशंकर प्रसाद की एक लाइन मुझे आती है, पहला पद्य है कामायनी का कि हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रभाव। क्योंकि मतलब समाज की या दुनिया की रचना के लिए किसी प्रकृति की आवश्यकता है। तो दोनों का ही समान महत्व है। जब भृंग ऋषि ने केवल आधा शिवजी की आराधना करी, तो उन्होंने अर्धनारीश्वर का रूप रखा। तो दोनों का महत्व होता है, बहुत होता है। मैं ये मानती हूँ कि, और मैं तो ऐसा नहीं है कि मेरी माँ, तो खैर माँ का तो सर्वप्रथम तो माँ ही होती है, लेकिन फादर हैं, हस्बैंड हैं, तो जैसे कहते हैं ना कि हर पुरुष के पीछे एक महिला होती है, लेकिन मैं
इससे थोड़ा सा अलग कहना चाह रही हूँ कि हर महिला के पीछे भी एक पुरुष होता है, यानी कि दोनों का जो सामंजस्य है, भागीदारी बिल्कुल बेहद जरूरी है। अच्छा, क्योंकि समय कम है, मैं कुछ सवाल आपसे इम्पोर्टेंट कर लूं। आपने कहा कि समाज में और जो अनुभव है उसको जरूर लें, जो मैसेज आपका युवा वर्ग के लिए। आज एक सवाल मेरे जहन में ये है कि हम एकाकी परिवारों की तरफ आ गए हैं। मतलब जो संयुक्त परिवार अगर हम कहें तो वो नहीं है। दादा दादी सब एक बड़ा परिवार साथ रहता था। क्या यहाँ पर भी नैतिक मूल्यों का अभाव आ रहा है नई पीढ़ी पर जो उस वक्त था? आप मानते हैं इस चीज को? हाँ, थोड़ा व्यक्तिगत भावना का ज्यादा वो हो रहा है, विकास हो रहा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर हम परिवार से अलग हटते हैं तो किसी न किसी के साथ तो रहते ही हैं, क्योंकि बिना उसके समाज नहीं चल सकता। और ये बिल्कुल भी नहीं है कि जॉइंट फैमिली हमारी खत्म हो चुकी है। बहुत रिसर्चेस हैं। अच्छा। और एक मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया में इरावती कारवे, जो कि भारतीय समाजशास्त्री हैं, उन्होंने कहा है कि भारतवर्ष में विवाह और परिवार की जड़ें बहुत मजबूत हैं। और ये जो हमको दिखाई दे रहा है, अगर होगा तो वापस ही आएगा, मेरा ये मानना है। क्योंकि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में ये खत्म आप नहीं कह सकते, ये खत्म हो रहा है, लगता है हमें। लेकिन अगर कम हो रहा है तो वापस आएगा। कम हो रहा है तो मेरा तो बिल्कुल मानना है, क्योंकि परिवार में, और ऐसा भी नहीं है कि खत्म हो चुका है। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये लगता है कि लोग पूरे परिवार के साथ हर कोई एक सेपरेट तौर पर जो रहना है। हाँ, थोड़ा सा ये पाश्चात्य उसका प्रभाव है। ये कहें कि जो अगर माता पिता हैं तो जॉब कर रहे हैं जी, बच्चे बोर्डिंग में हैं, या तो वहाँ पर जो संस्कार होते हैं जो घर के, जैसे जो बुजुर्गों का अनुभव, दादी नानी की कहानियां, तो इन चीजों का फर्क है। बिल्कुल है। एक जगजीत सिंह की गजल है कि मुझ बचपन, मुझे याद नहीं आ रही, कि मुझे में से बचपन मेरा मत छीनना, क्योंकि दादी और नानी की कहानी पे लौटा दो मुझे मेरा बचपन, कागज की कश्ती बारिश का पानी। जी जी जी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि वो भी संभव इसलिए है क्योंकि जो बोर्डिंग में है वहाँ बहुत लंबी छुट्टियां पड़ती हैं, तो वहाँ पे वो परिवार में समय दें। और ऐसे ऐसे उदाहरण मैंने देखे हैं कि बोर्डिंग में रहने वाले बच्चे पूरे पारिवारिक संस्कारों के हैं। ऐसे उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ। बिल्कुल, नहीं, ये अच्छी बात भी है, लेकिन ये उनके लिए मैसेज भी है कि जो लोग नहीं रह पा रहे हैं, या फिर नहीं रह पा रहे हैं, तो नहीं रह पा रहे हैं तो लेकिन उन लोगों को वक्त देना चाहिए। जी जी जी। जब वो छुट्टी में आए, अगर चाहे तो उतने में ही बहुत हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, एक आपने कहा 2026 में आप सेवानिवृत्त हो जाएंगी जी। उसके बाद अगर मैं समझना चाहूँ तो डॉक्टर किरण डंगवाल किस तरीके से, जब वक्त भी मिल जाएगा, आपके बहुत सारे क्षेत्र हैं, म्यूजिक का भी है, गेम्स का भी है, साहित्य भी है और शोध भी है, आप क्या करेंगे? किस तरीके से, क्या अभी कुछ कोई प्लानिंग तय कर दी है? प्लानिंग कुछ नहीं है, मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ क्योंकि मुझे बहुत उसमें रुचि है। और खेल की जहाँ तक सवाल है तो शारीरिक, उसमें टेबल टेनिस हल्का सा खेल सकते हैं, बाकी वो उसमें वापस जाना उम्र का तकाजा है, वो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ तक संगीत है उस पर को मैं कोशिश करूंगी रखूं। साहित्य है ना, मुझे बहुत रुचि थी इसमें, जैसे आपने जयशंकर प्रसाद की बात मैंने बोली, तो एक। और दूसरा क्या है कि मैं ये चाह रही हूँ और सोच रही हूँ कि जो अनुभव है मैं उनको लिखूं, क्योंकि मुझे ये अवसर नहीं मिला अपने पारिवारिक जीवन का, क्योंकि विवाह मेरा बिल्कुल ग्रामीण परिवार में हो गया। यद्यपि हस्बैंड बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन वो मेरे लिए बहुत एक बिल्कुल नया परिवेश था। ऐसा नहीं कि मैंने गांव देखे नहीं थे, पर मैं रही नहीं हूँ ज्यादा गांव में, लेकिन उन कठिन परिस्थितियों से मैंने ज्यादा सीखा है कंपैरेटिवली, क्योंकि वहां तो पढ़ाई लिखाई और थोड़ा दूसरी तरह का था माई के पक्ष में। लेकिन उन कठिन परिस्थितियों से आज अगर मैं हूँ तो उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। मैंने पढ़ाई लिखाई भी की घर के काम के साथ। और युवा वर्ग को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आदमी जितना मेहनत करे उतना वो पावरफुल और एनर्जेटिक होता है। जैसे हम खेलते हैं तो खेल थकाता है, लेकिन उसके बाद भी हम खुश होते हैं, है ना। आज के इस तनाव भरे जीवन में हमको बस युवाओं को, मेरे को इतना, लड़कियों को इतना एक मैसेज देना है कि बुजुर्ग लोगों को वो ये ना समझें कि अरे आप तो बूढ़े हो गए, जनरेशन गैप है, वो हमेशा होगा। वो तो हमेशा ही होगा, वो हमेशा होगा। उनके अनुभवों का फायदा उठाएं, उसमें समय वक्त बर्बाद ना करके नई चीज खोलें। बिल्कुल। और आपने कहा भी कि अब जब वक्त मिलेगा तो आप अपने अनुभवों को लिखने की कोशिश करेंगे। हमें इस बात की पूरी उम्मीद भी है कि उन अनुभवों से समाज को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मौजूदा वक्त में तो सीख ही रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी जो आपका लेखन कार्य होगा वो लगातार जारी रहेगा।
डॉक्टर किरण जी, वक्त इतना ही है, बातचीत Thank you और so भी much. आपके साथ करने का Thank मन you. था, लेकिन Thank मुझे you. लगता है कि इस प्रोग्राम का जो अमृत होगा उससे निश्चित तौर पर श्रोताओं को, दर्शकों को जी। फायदा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया एचएनएन के स्टूडियो में आने थैंक के यू लिए। सो मच, थैंक यू सो मच। खास मुलाकात में आज के लिए इतना ही, फिर एक नई शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चार धाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने की बैठक। पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य विभाग समेत कई विभागों के अधिकारियों को किया निर्देशित, कहा यात्रा अपराधीकरण पर आगे बढ़ रही सरकार। महाकुंभ के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह